हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम करने जा रहे हैं एनटीए नेट का दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्यूशन। ओके, ये पेपर 1 का सॉल्यूशन है। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एंड तक सारे क्वेश्चंस के डिटेल आंसर समझ में आ जाए कि क्यों कोई आंसर सही होगा, क्यों कोई आंसर गलत होगा। ठीक है, अगर वीडियो में पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली। भाई मतलब क्या है कि जो क्लासरूम के इन्फ्लुएंस होते हैं, क्लासरूम के जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं, वो सबसे ज्यादा किस चीज से इन्फ्लुएंस, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशन से होते हैं? बिल्कुल बेवकूफी का जवाब है। ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट। भाई क्लासरूम की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से घुस गया, जबरदस्ती कुछ भी। टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए आजकल की मॉडर्न क्लासेस में टीचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट नहीं है, टीचर सेंट्रिक नहीं होने को कहा जाता है। अब एक ही ऑप्शन बचा सही, स्टूडेंट्स कमिटमेंट, कि स्टूडेंट जितना कमिटेड होंगे पढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा क्लासरूम इंटरेक्शन जो है इन्फ्लुएंस होगा। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट कमिटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 50-year-old मैन has a son whose age is 2/5 of his age. After how many of years the ratio of age of the man to his son will become 5:3? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो मैन है उसकी एज कितनी है, 50 ईयर। ठीक है, 50 ईयर। सन की एज कितना बता रहा है, सन की एज बता रहा 2/5, तो यानी कि 50 इंटू 2/5, 5 से 50 कट करा 10, यानी कि 20 ईयर्स हो गई सन की एज। ठीक, अब कह रहे कितने साल बाद जो उन दोनों का रेशियो है डैड का और बेटे का वो हो जाएगा 5:3। तो अब एक काम करते हैं, अब एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो अपन सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर द चांस, हमेशा ऊपर से क्यों चालू करेगा, अभी नीचे से सही। ठीक, तो देखो भाई डैड की एज कितनी, 50 ईयर हो गई डैड। ठीक, सन की एज 20 ईयर हो गई। अब पहले 25 दोनों में ऐड कर दो, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 ऐड कर दो तो 75 अपॉन कितना हो जाएगा ये 45। ठीक, अब रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 5 से कट कर दो, 5 1 5 25 हो जाएगा, 5 5 ठीक है 15, 5 9 45। फिर अब देखो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 3 3 9। ओ माय गॉड, ये तो आंसर इसी में आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 थी आपका सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे आया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस हॉस्पिटल सम नर्सेस डोंट वेयर द वाइट ड्रेस, सम डॉक्टर्स हैव प्राइवेट प्रैक्टिसेस एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड आर ऑफ हाई कॉस्ट, देयरफॉर ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल इज ऑफ पुअर क्वालिटी, व्हाट फैलिसी डज दिस आर्गुमेंट? देखो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हम लोग किसी भी हॉस्पिटल के सिर्फ एक एक चीज को देख रहे हैं। जैसे नर्स का सफेद ड्रेस पहनने से हॉस्पिटल की क्वालिटी का क्या लेना देना, भाई कोई क्वालिटी नहीं, वो तो सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक, अगर डॉक्टर का प्राइवेट प्रैक्टिस है तो उससे भी कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस तो प्राइवेट डॉक्टर भी करते हैं। ठीक, बट उनके जो जहां पे मेन हॉस्पिटल होता है वहां पे भी बैठते हैं, तो इससे प्राइवेट प्रैक्टिस से कोई अंतर नहीं। सिर्फ ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को देख के पूरी सिचुएशन को जज कर रहे हैं। अगर आपने फैलिसीज पढ़ी है तो ये फैलिसी क्या होती है, जहां पे हम एक इंसिडेंट को देख के पूरी सिचुएशन को जज करते हैं, वो फैलिसी हो जाती है फैलिसीज ऑफ डिवीजन। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका फैलिसी ऑफ डिवीजन। ओके, which of the following is true reference to the अनुपलब्धि as a means of knowledge? देखिए अनुपलब्धि की बात कर रहे हैं। एक बात देखिए, मैंने जितने भी यहाँ पे YouTube पे या कहीं अलग अलग जगह वीडियो देखे तो एक बात देखी कि यहाँ पे हिंदी ये जो वर्ड्स हैं इन चीजों को, अगर इन सब चीजों के सिर्फ आपको अर्थ बता दूं तो ये चीजें ना याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन चीजों के सिर्फ अर्थ समझ लीजिए, हिंदी में मीनिंग क्या होता है, एंड आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है, एक चीज के ना होने से दूसरी चीज का हमने रिजल्ट पे आ जाना। ठीक है, अगर एक अनुपलब्ध है तो बी भी अनुपलब्ध होगा, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। वन डज नॉट कॉग्नाइज द पॉट ऑन द टेबल देयरफॉर दैट इट इज एब्सेंट देयर। ठीक, मतलब अगर किसी को लगता है कि पॉट वहां पे नहीं है, टेबल पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि पॉट एब्सेंट है। ऑब्वियसली बात है, सही है। तो पहला ही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली परसीव। भाई तुम डायरेक्टली कहाँ, पहले चीज देख तो लो तब परसीव करो ना, पहले तो तुमने डायरेक्टली परसीव, जबरदस्ती कुछ भी। आई इन्फर, इन्फर कैसे कर रहे हो, पहले देखो
first thing you are supposed to be seeing, then you are supposed to be inferring or directing or perceiving. I know the absence of the pot on the table because I know this is similarly with other. एक बात ध्यान दो, अगर ये यहाँ I know the absence of the pot on the table because के आगे लगा दे, because pot was not on the table, then it was okay. लेकिन I know it was similar तो ये नहीं होगा. similar की जो है नहीं होता, अनुपलब्धि में होता है जब नहीं है एक चीज से मैंने दूसरी चीज को इन्फर करा. ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आंसर. अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज. देखिए ये सीरीज दे रखी है, इसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर पूछा गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सीरीज आपको दे रखी 2, 8, 26, 62, 122, 212. ठीक, तो हमने सीरीज यहाँ पे नोट करी. अब क्या हमने सीरीज के डिफरेंसेस निकाले. ठीक है, तो 6 आ रहा था, 18, 36, 60, 90, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कितना. तो अब हम दोनों ने क्या जो डिफरेंसेस निकले थे उनके डिफरेंस निकाल लिए. जब हमने उनके डिफरेंस निकाले देन वी रियलाइज कि इन दोनों में 6 का डिफरेंस, इन दोनों में 6 का डिफरेंस, इन दोनों में 6 का. तो अब यहाँ पे भी प्लस 6 कर दो तो कितना हो जाएगा 36, और 36 प्लस 90 तो यहाँ पे आएगा ना. जैसे ये सीरीज जा रही तो 36 प्लस 90 यदि प्लस कितना 212, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला था सबसे पहले, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 338. तो सही आंसर हो जाएगा आपका 338. आई होप क्लियर हो गया होगा. अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ एन आर्गुमेंट. देखिए अगर आर्गुमेंट, आप ऑब्वियसली बात आप एनटीए नेट का पेपर दे रहे हैं तो आपने देखा होगा एनटीए नेट का क्या होता है, आर्गुमेंट इज आइदर वैलिड और इनवैलिड. ठीक है, तो ऑप्शन देखो, इट इज नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स. ट्रू फॉल्स का कोई झंझट नहीं है. इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, गलत कोई काम नहीं ट्रू फॉल्स का. इट इज नाइदर वैलिड नॉर इनवैलिड. भैया क्या बात है, नाइदर वैलिड नॉर इनवैलिड, जबरदस्ती. अगर यहाँ पे नाइदर नहीं होता आइदर होता, आइदर वैलिड और यहाँ पे नॉर की जगह और होता तो सही हो जाता. अगर पहला ऑप्शन देखें तो क्या लिखा है, वही लिखा है, इट इज आइदर वैलिड और इनवैलिड. तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला. ठीक, अगला देखते हैं. In which of the following step of research the scope of creativity and the imagination is the utmost. यानी कि रिसर्च के किस स्टेप में सबसे ज्यादा एक जो रिसर्चर है वो क्रिएटिव हो सकता है. तो एक बात सिंपल सा समझ लो, रिसर्चर जो है प्रॉब्लम डिफाइनिंग में क्रिएटिव नहीं हो सकता. प्रॉब्लम होती है तभी वो रिसर्च कर रहा होता है. ठीक, तो प्रॉब्लम ऑलरेडी होगी तो जब जो चीज ऑलरेडी है उसके लिए क्रिएटिव नहीं हो सकते हो. ठीक है, फिगरिंग आउट द रिलेटेड स्टडीज इन द टेक्निक यूज बाय द अदर रिसर्चर. अदर रिसर्चर की जब बात करें तो वो लिटरेचर रिव्यू हो जाता है, एलआरपी हो जाता है, लिटरेचर रिव्यू प्रोजेक्ट. और एलआरपी जब आप करते हो तो एलआरपी आपका स्ट्रेट टू द पॉइंट होता है, घुमाने फिराने की इमेजिनेशन का कोई काम नहीं, सीधा बताओ मुद्दे की क्या बात. आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस. यहाँ पे बात कर रहा है कि जो वेरिएबल है उसको समझो और हाइपोथेसिस जो है उसको समझो. तो सही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल और हाइपोथेसिस आप जितने ऑप्शन ढूंढना चाहो उतने मिल जाएंगे. तो सही आंसर, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी का चांस है वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस में. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. अ कॉलेज टीचर डज रिसर्च विथ अ व्यू टू डिपिक्ट द रियलिटी सिचुएशन रिलेटिंग टू द होम कंडीशन ऑफ अ स्टूडेंट टू एंड हॉस्टल प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट विल बी हेल्पफुल टू डू सो. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिसर्चर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स की कंडीशन को देख रहा है. कहाँ पे, घर में और हॉस्टल में. तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन. तो अगर थर्ड ऑप्शन देख लो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च. तो यहाँ पे आप समझ लो एक्सपेरिमेंट तो कुछ करने से रहा, डिस्क्रिप्टिव कोई बेवकूफ़ी है, एथनोग्राफिक कर नहीं रहा क्योंकि ये आपका कॉमन सेट ऑफ स्टूडेंट्स है. तो क्या ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन बचा आपका पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन रिसर्च. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. एक बात ध्यान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए अपनी. जब भी बात मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की आप करें तो अगर आपने जरा सा ध्यान दिया होगा तो सबसे ज्यादा किस टाइप के टेस्ट होते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस, वो होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आपसे लेकर के इंटरप्रिटेशन तक के क्वेश्चन आ जाते हैं. तो क्या आंसर हो जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का. ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. इट इज इंक्रीज बाई 1%. बाई वॉट परसेंटेज द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज. देखो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है क्या, लेंथ इंटू लेंथ. ठीक, तो सिंपल सा क्या है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. ठीक है, अब क्या कह रहा है,
अब कह रहा है कि साइड्स को 1% से इंक्रीज कर दिया है, तो ठीक है 5 को 1% से बढ़ा दो तो 5.05 ये हो जाएगा, 1% बढ़ाया तो ठीक है 5.05, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25.50। ठीक, पहले कितना था 25, अब कितना हुआ 25.50, तो डिफरेंस कितना आ रहा 0.50। अगर 0.50 निकालोगे तो वो 2% ऑफ द 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो सही है, राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या 2%। आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।